एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में, जिसमें पहली और बड़ी खबर में चलेंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि 22 तारीख को किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई रणनीति बनाई गई है। इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के बड़े किसान नेता को 1 सप्ताह के लिए निष्कासित किया गया है। आखिर इसका क्या बड़ा कारण है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में आपको बताएंगे नंदीग्राम के अंदर एक बड़ा खेला हो गया है, जहाँ पर हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से थमाया गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे बिहार के एक मंत्री पर मंडराया कुर्सी जाने का खतरा। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए AIMIM के पूरे जिला इकाई को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे बिहार में होने जा रहा है महंगाई के खिलाफ एक बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन। और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं और MSP पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 22 तारीख को 200 से ज्यादा किसानों को दिल्ली भेजा जाएगा। इसको लेकर राकेश टिकैत ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के अंत तक हर दिन प्रत्येक किसान संगठन के 5 सदस्य मिलाकर 200 किसान संसद की तरफ कूच करेंगे और तीनों कृषि कानून का विरोध करेंगे। और इसी के साथ में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और इसी के साथ में 200 लोग पार्लियामेंट की तरफ बस के रास्ते जाने वाले हैं। और इसी के साथ में जब तक संसद की कार्रवाई चलती रहेगी तब तक वह वहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते नजर आएंगे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेता के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 दिनों के लिए हरियाणा के बड़े किसान नेता को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने बुधवार को हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यह सुझाव देने के लिए 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान संगठन को अलग अलग राज्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन स्थल के पास संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इसके बावजूद उनको लगातार कहा गया कि आप इस तरह के बयान नहीं दीजिए, लेकिन बाद में भी उन्होंने मिशन पंजाब के बारे में बयान दिया है। राजेवाल ने कहा कि फिलहाल हम कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष राजेवाल ने कहा कि इसके लिए आज हमने उन्हें 7 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया है और वह अगले 7 दिनों तक संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से कोई भाषण नहीं दे पाएंगे और किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के। आपको बता दें कि राजेवाल ने कहा कि हम उनसे कह रहे थे कि हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। बाद में पंजाब के नेताओं ने उनके बयानों के संबंध में शिकायत की और मंगलवार को बैठक की गई। आज मोर्चा ने 7 दिनों के लिए उनको निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि चढ़ूनी 1 सप्ताह पहले भी केंद्र के कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल पंजाब के संगठनों को पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे। कुल मिलाकर किसान संगठनों ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि आंदोलन काले कानून के विरोध में है और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन दूसरी ओर इस तरह के किसी भी कार्यक्रम पर कोई विचार नहीं चल रहा है, जिसमें चाहे चुनाव लड़ने को लेकर हो या फिर अन्य और सुझाव हो। इसी के साथ में आपको बता दें कि नंदीग्राम के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है ममता बनर्जी की याचिका को। और इसके साथ ही बीजेपी को ये तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के अंदर नंदीग्राम की एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर ममता बनर्जी को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा चुनाव जीतने के लिए। और लेकिन अंततः जब रिजल्ट सामने आए तब केवल 1900 वोट के आसपास से वो चुनाव हार गई, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए कि क्या पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सही से हुई या फिर कोई बोगस वोट तो काउंट नहीं कर लिया गया। यानी इस तरह के कई सारे सवाल थे, जिसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। अदालत ने अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह अपना पक्ष आकर दे। जज ने निर्देश दिया है कि इस बीच इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अधिकारी और अन्य पक्षों को इस पूरे मामले पर बुलाया जाए, उनसे भी बातचीत की जाएगी। जस्टिस सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट प्रशासन से उनकी बेंच को मिली रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए दायर की गई याचिका है। और अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनावी संबंधित रिकॉर्ड और उपकरण को संरक्षित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इससे पहले जस्टिस कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया था और अपने आप को इसकी सुनवाई से अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मामले को जस्टिस सरकार की पीठ को सौंप दिया था। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री बुरी तरह से फंस सकते हैं। पटना हाईकोर्ट के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के मंत्री पद की नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई है और इस याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई को होने जा रही है। याचिका
अधिवक्ता वकील दीनू कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान की धारा 163 के तहत मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी को मंत्री के रूप में नियमों के विरुद्ध 6 मई 2020 से 5 नवंबर 2020 तक कार्य करने दिया गया, जबकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 6 मई 2020 को ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें चुनाव लड़ना था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। अधिवक्ता ने अनुरोध किया और इस पूरे मामले पर 1 हफ्ते का समय भी मांगा गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल मंत्री के खिलाफ इस तरह के केस के बाद काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसे में एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो देश भर के अंदर महंगाई जहां पर चरम सीमा पर पहुंच गई है, वहीं पर दूसरी ओर बिहार के अंदर भी महंगाई के मामले को लेकर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है कि अब वह एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के विरोध में 19 और 18 जुलाई को राज्य व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बताने वाले मीडिया और खुद ओवैसी की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, यूपी में चुनाव लड़ने का सपना देख रहे असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जोर जोर से शोर मचाने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पूरी पार्टी की इकाई को कांग्रेस पार्टी में विलय करा दिया गया है। AIMIM के प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। वाराणसी के कचहरी स्थित AIMIM के जिला कार्यालय पर प्रदेश के सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पूरी जिला इकाई कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। इस दौरान AIMIM के जिला अध्यक्ष जाहिद खान और महिला अध्यक्ष कैसर जहां के साथ साथ कई सारे और लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के चेयरमैन शहनवाज आलम ने AIMIM के पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। गौरतलब है कि ओवैसी यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर एक गठबंधन सामने आया था और अचानक से उस गठबंधन के कारण महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था, क्या इस तरह के ही गठबंधन बनने की कोशिश उत्तर प्रदेश में चल रही है? इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। और ऐसे में अपनी घोषणा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पहला दौरा वाराणसी से शुरू किया था। वाराणसी, आजमगढ़ और जौनपुर के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, जिसके बाद लगातार यूपी में अपनी मुहिमों को आगे बढ़ा रहे थे। पिछले दिनों उनके मोर्चे ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल होने का दौर इसी तरह से जारी रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी को है, जहां पर पूरी की पूरी जिला इकाई एक तरह से कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो गई है। एक और अपडेट की माने तो शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची CID की टीम। 3 साल पहले बॉडीगार्ड की मौत के मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की 3 साल पहले मौत हो गई थी और इस मामले को लेकर CID बुधवार को शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची। जिस समय CID वहां पहुंची, शुभेंदु अधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन जांच टीम के द्वारा घर के सामने जांच की गई और छानबीन की गई है। लेकिन जांच टीम के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है और बताया गया है कि मुलाकात शुभेंदु अधिकारी के भाई और सांसद दिव्येंदु अधिकारी से हुई है। दिव्येंदु अधिकारी के साथ भी CID की टीम ने बातचीत की है। शुभेंदु अधिकारी के घर CID का इस तरह से आना इस बात के साफ संकेत देता है कि अब राज्य की सियासत में, जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगते हैं कि ED और CBI का इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा था। और ऐसे में CID के इस खोजबीन के बाद ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो बिहार विधानसभा जाने से डर रहे हैं विधायक। तेजस्वी यादव ने स्पीकर को पत्र लिखते हुए कहा कि पिछले सत्र में दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामे के बीच पुलिस बुलाए जाने और विपक्षी विधायकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला उठाते हुए विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। पत्र में तेजस्वी यादव ने 23 मार्च 2021 को विधानसभा में हुई घटना की वजह से विधायक अब डरे हुए हैं, इस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 23 मार्च की घटना से विधायकगण इतने भयभीत हैं कि अगले सत्र में सदन आने से डर रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक करके मुझे कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष से सुरक्षा की गारंटी ली जाए, इसके बाद ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग गया है। प्रदेश के महासचिव रोहन मित्रा ने इस्तीफा देते हुए TMC में जाने के संकेत दे दिए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई में काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी जहां पर एक और TMC में शामिल हो गए, वहीं पर अब बंगाल कांग्रेस के महासचिव और पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा के पुत्र रोहन मित्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र में उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं और उनके TMC में जाने के भी अटकलें और तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने शाम को
प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि फिलहाल अधीर रंजन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन खबरों की माने तो जल्द ही अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से भी मुक्त कर दिया जाएगा। एक और अपडेट की माने तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार में जबरदस्त बवाल। सीएम नीतीश कुमार पर भड़के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा जारी है। बिहार में भी इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए संजीव चौरसिया ने नीतीश कुमार को ही इस मुद्दे पर आड़े हाथ लिया है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए में नीतीश कुमार के मॉडल का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिस प्रकार एनडीए में गतिरोध सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार शायद 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाए। पटना के दीघा से एमएलए संजीव चौरसिया ने कहा कि जिस प्रकार यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है, वह स्वागत योग्य है और अन्य राज्यों को भी इस तरह के नियम बनाने चाहिए और उसका पालन करवाना चाहिए। संजीव चौरसिया ने नीतीश कुमार के दावों को घटा बताते हुए कहा कि शिक्षा और जागरूकता तो पहले से हो रही है, किंतु उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। अब लोगों पर पाबंदी लगेगी तो उसका फायदा कुछ निकलेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रत्येक मुद्दे को लेकर मुंगेरी लाल के सपने देखती है। और एक और जानकारी की माने तो शरद पवार को राष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे और ऐसे में राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर शरद पवार की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया है कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी जो मुलाकात की गई है वह प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर नहीं की गई है। एक और अपडेट की माने तो पंचायत चुनाव में इन कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। 34,000 से ज्यादा कर्मचारियों की लिस्ट तैयार हो गई है। बिहार के अंदर पंचायत के चुनाव का ऐलान जल्द किया जाएगा और ऐसे में सितंबर अक्टूबर के बीच में चुनाव करने के लिए सरकार सामने आ सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि 34,000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और इन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। और एक और अपडेट की माने तो पंजाब के अंदर लुधियाना में कांग्रेस पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के महासचिव दलजीत सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भगवत मान ने कहा कि बादलों के बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनने से कुछ भी नहीं बदला। रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया, नशा माफिया अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है। कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव दलजीत सिंह ग्रेवाल ने मंगलवार को अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवत मान और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मान ने कहा कि आपको लोग हितैषी नीतियों और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर पंजाब के हर वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दलजीत सिंह ग्रेवाल लुधियाना जिले में जाने माने व्यक्ति हैं। ग्रेवाल लंबे समय तक लुधियाना नगर निगम के काउंसलर रहे हैं। उनकी पत्नी बलविंदर कौर ग्रेवाल भी पार्षद रह चुकी हैं और कई बार उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब के लोगों ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए मन बना लिया है और लोगों के फैसले के आगे कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और बादल भाजपा बसपा का गठजोड़ भी नहीं टिक पाएगा। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो पीयूष गोयल होंगे अब राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन के नेता थावर चंद गहलोत के जगह पर मोर्चा संभालेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा के अंदर सदन के नेता होंगे और ऐसे में थावर चंद गहलोत को कर्नाटका का गवर्नर बनाया गया है, जिसके बाद ये पद खाली हो गया। गोयल वर्तमान में उच्च सदन के उपनेता हैं। वरिष्ठ सांसद के तौर पर गोयल एक प्रभावी फ्लोर राज्यपाल बनाए जाने के बाद पद खाली होने के बाद इस पर अपनी सेवा देंगे। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो निषाद पार्टी के सामने क्या वीआईपी को खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में निषाद वोट काफी अहम होने जा रहा है, जिसे लेकर निषाद पार्टी अपने प्रभुत्व का दावा करना चाहती है। राज्य के अंदर 150 से अधिक विधानसभा सीटें निषाद बहुल सीटें हैं। ऐसे में समुदाय निर्णायक भूमिका में हो सकता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बढ़ते ही निषाद वोटों को अपने कब्जे में लाने के लिए निषाद पार्टी और बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के बीच में खींचतान शुरू हो गया है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वीआईपी पार्टी जो बिहार की पार्टी है, क्या उसे उत्तर प्रदेश में बुलाकर भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी जो उत्तर प्रदेश की संजय निषाद की पार्टी है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि अचानक से ऐसी रणनीति बनाई गई और जिस तरह से वीआईपी पार्टी अचानक से लखनऊ में दफ्तर लेकर पूरे राज्य के अखबारों में प्रचार करती नजर आई, उसके बाद से सवालों का दौर बदस्तूर जारी है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो मांग की वृद्धि की वजह से नहीं बल्कि केंद्र की गलत नीतियों की और कुप्रबंधन की वजह से महंगाई बढ़ रही है। पी चिदम्बरम ने ये बयान देते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ने का केवल और केवल एक ही कारण है कि सरकार के पास न तो नीति है और न ही नीयत है। पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से कई सारे और भी आरोप लगाए गए हैं और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो आम आदमी पार्टी 6 राज्यों के अंदर
चुनाव लड़ने के लिए बिसात बिछा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने खुद कमान संभाल रखी है। और एक और जानकारी की माने तो दिल्ली दंगों को लेकर अदालत ने पुलिस की जांच को संवेदनहीन और हास्यास्पद करार देते हुए जुर्माना लगाया है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें दंगों के दौरान गोली लगने से अपनी एक आंख गंवाने वाले मोहम्मद नासिर नाम के व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के प्रयासों में पूरी तरह से फेल होने को लेकर सवाल खड़े किए और कोर्ट की तरफ से कई सारे और भी गंभीर मामले पर टिप्पणी की गई है। यानी पुलिस के कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और एक और जानकारी की माने तो संसद की रिपोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सामान्य प्रवेश से इंकार मिल गया है। मीडिया संगठनों ने इसका विरोध जताया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखने वाले मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन दिल्ली, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन भी शामिल है। कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा किया गया है कि आखिर इस तरह से अचानक बंद करना कितना वाजिब है, क्योंकि इससे पहले तो मीडिया के लोग आसानी से संसद के अंदर जाया करते थे। और एक और जानकारी की माने तो राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले एक पूर्व सैनिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस मामले पर सुनवाई जल्द की जाएगी। पूर्व सैनिक अधिकारी ने याचिका में कहा है कि कानून व्यक्ति पर डरावना असर डालता है। और एक और अपडेट की माने तो बेंगलोर में लगे योगी सरकार के होर्डिंग्स की तस्वीरें साझा करते हुए वकील ने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेंगलोर के एक स्थानीय वकील शिशिर रुद्रप्पा ने बेंगलोर हवाई अड्डे के पास लगे यूपी सरकार के एक होर्डिंग्स की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें राज्य में नंबर 1 होने के दावे करने और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बातें कही गई है। हालांकि ये दावे पहले से ही विरोधाभासी दिखाई देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब वकील भी केस करने की तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो भूपेश बघेल बोले, कहा एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं, एक बिक रही है दूसरा बेच रहा है। एक और जानकारी की माने तो केंद्र का राज्यों का निर्देश निरस्त हो चुके IT एक्ट के संशोधन के तौर पर बताया है कि सेक्शन 66A का इस्तेमाल न किया जाए। सेक्शन 66A का इस्तेमाल कई राज्य की सरकारें करती है, जो IT एक्ट का कानून है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज भी इसका चलन जारी है। और एक और अपडेट की माने तो नीट परीक्षाओं में OBC को राज्यों में नहीं मिलेगा आरक्षण, तेजस्वी यादव बोले, कहा OBC से इतनी नफरत क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल हमेशा से सरकार को घेरते नजर आते हैं। बिहार देश में उन राज्यों में से एक है जहां पर शिक्षा का काफी बुरा स्तर है, जिसके चलते बिहार की गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। अब RJD के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर राज्य के अति पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर RJD के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों के छात्र डॉक्टर बने। आखिर भाजपा को इस देश के 60% आबादी से इतनी नफरत क्यों है। नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के सहयोगी नीट परीक्षाओं में पिछड़ों का आरक्षण खत्म करवाने पर तुले हुए हैं। मोदी जी OBC से घृणा करते हैं। और एक और अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी की और झुकाव देखकर अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह देते हुए कहा कि दूसरों पार्टी को क्यों खराब कर रहे हो, खुद की अलग पार्टी बना लो। और एक और अपडेट की माने तो रक्षा कमेटी की बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने बॉयकॉट कर दिया। और ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन के बीच में हुए विवाद पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये चर्चा करना नहीं चाहा, जिसके बाद उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। एक और अपडेट की माने तो पानी विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा केजरीवाल झूठ बोलने में PhD है। एक और अपडेट की माने तो कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार को नोटिस थमाया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के शासित MCD की नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर करके इसका विरोध जताएगी बीजेपी सरकार का MCD में। और एक और जानकारी की माने तो महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बीजेपी में राड़, कहीं किसान आंदोलन तो कहीं ताकत का झगड़ा है, यानी महाराष्ट्र के अंदर भी ये झगड़ा और बढ़ गया है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर बोले, कहा भाजपा पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे हराने के लिए किसी भी दल के साथ समझौता करना मंजूर है। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर अपनी पार्टी की सरकार बनने के बाद कई सारे वादे पूरे करेगी, इस तरह का दावा करने के लिए अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे थे। वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। वहीं आपको बताते चले दोस्तों की महंगाई पर कांग्रेस पार्टी ने केरल के अंदर भी साइकिल यात्रा निकाली है। इसी के साथ में पंजाब में एक बार फिर से हलचलें तेज, आम आदमी पार्टी की तारीफ कर चुके सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देने की तैयारियां भी चल रही है। वहीं पर इसी के साथ में एक और जानकारी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान, राज्य के कर्मचारी को पेंशन और भत्ता देने का ऐलान किया गया है। वहीं पर आपको बताते चले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जिससे जनता को राहत पहुंचाने के लिए 2,85,000 से ज्यादा
निर्विवादा किसानों, कामगारों और भूमि रहित काश्तकारों को लाभ दिया जाएगा। 590 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।